नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और आज हम बात करने वाले बेहद खास विषय पर। जी हाँ, नई टीम का मंथन हो रहा है। आपको बता दें 3 दिवसीय ये बैठक होने वाली है, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। सबसे मुख्य बात यह है कि 3 साल के बाद, जी हाँ, 3 साल के बाद बीजेपी कार्य समिति की ये अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें 2 सत्र चलेंगे इस बैठक में। पहले सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा और उसके बाद कोरोना काल में दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने का शोक प्रस्ताव होगा। वहीं दूसरे सत्र की बात की जाए तो काफी अहम सत्र माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव सत्र में लाया जाएगा। देश व प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य और विपक्षी दल पर चर्चा होगी। साथ ही बीजेपी की जो स्थितियां हैं, इस पार्टी की जो स्थितियां हैं, उस पर भी चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 3 साल के बाद गुरुवार सुबह यानी कि आज सुबह 11 बजे के बाद से शुरू हो गई है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश और संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित 27 पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर बीजेपी कार्यालय में एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को इस बारे में जानकारी दी थी। और इस बैठक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस बैठक में दिल्ली से शामिल होने वाले केंद्रीय मंत्री भी होंगे। प्रदेश में चुने गए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में जो है वो वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। तो 3 दिनों तक बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है और आज से इस बैठक की शुरुआत हो रही है। नई टीम का जो है मंथन वो शुरू होगा। 3 साल के बाद जो है बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक हो रही है। कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां रही हैं उस पर किस तरह से प्रदेश और राज्य सरकारों ने काम किया है, किस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया। विपक्ष की स्थिति बेहद जरूरी विषय है जिस पर मंथन किया जाएगा, जिस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में बीजेपी की जो स्थितियां हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर टिप्स देंगे किस तरह से काम करना है और क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो यही आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं महेश शर्मा जी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे राकेश सिंह यादव थोड़ी देर से बाद, और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आप ही के पास आती हूँ सूर्यकांत सर, क्योंकि 3 साल के बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। बेहद अहम बैठक है। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो वीडी शर्मा की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार ये बैठक हो रही है और अहम ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बार कार्य समिति में जिस तरह से परिवर्तन किए गए थे, जो नई टीम गठित की गई है, बेहद अहम ये बैठक। देखिए, यह बात सही है कि 3 साल बाद कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, क्योंकि वीडी शर्मा जी के पहले जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनके समय इसकी अंतिम बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद से यह 3 साल का लंबा अंतराल हो गया है। इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो उपचुनाव का होना, मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए और सरकार बदली, उसके बाद तमाम विधायकों ने इस्तीफे दिए कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद, और एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। फिर कोरोना आ गया तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद और वीडी शर्मा जी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद मध्य प्रदेश को अनेक झंझावातों से जूझना पड़ा। उसमें सबसे प्रमुख कोरोना है और कोरोना के बाद करीब 1.5 साल की अवधि के बाद मध्य प्रदेश में कार्य समिति का एक हिसाब से गठन हो पाया है। तो निश्चित रूप से बगैर कार्य समिति के गठित हुए कार्य समिति की बैठक होना उचित नहीं था। तो जब कार्य समिति का गठन हो गया उसके चंद दिनों बाद कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। कहा जाता है कि भाजपा का जो संविधान है और संविधान में जो उल्लेख किया गया उसके मुताबिक कार्य समिति की हर 3 माह में एक बैठक होना चाहिए, जिसमें पूर्व के 3 महीनों में जो काम किए हैं संगठन ने उसकी समीक्षा की जाती है और अगले 3 माह की एक कार्य योजना तैयार की जाती है और उसके हिसाब से अगले 3 माह तक कार्यकर्ता
और संगठन के लोग काम करते हैं। लेकिन आज की बैठक इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैठक कोरोना काल के तत्काल बाद बुलाई गई है। तो मुझे लगता है कि इस बैठक में प्रमुख बिंदु कोरोना संगठन में किस तरह से समाज में काम करे, समाज की किस तरह से मदद करे और कोरोना में किस तरह के और प्रयास किए जाना चाहिए, इसको लेकर जरूर विचार मंथन होगा और यह इस कार्य समिति की बैठक का प्रमुख बिंदु भी होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि संगठन के अलावा सत्ता और संगठन मिलकर किस तरह से समन्वय करके समाज में पार्टी की छवि और अच्छी करे और किस तरह से समाज में संगठन की सहभागिता बढ़े, इसको लेकर भी निश्चित रूप से विचार मंथन होगा। और जब इस बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी स्वयं जेपी नड्डा साहब स्वयं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ खास संदेश तो दिया ही जाएगा। जी बिल्कुल। महेश जी के पास चलते हैं, जरा उनसे भी जानते हैं कि बीजेपी की जो बैठक होने वाली बेहद अहम है। महेश जी क्या कहेंगे सर, क्योंकि नई टीम का गठन हुआ है, नई टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर उन्हें टिप्स भी दी जाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस को छोड़कर कई लोग ऐसे थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे। सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से राकेश सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार फिर चर्चा शुरू करते हैं। महेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 साल के बाद हो रही है, कोरोना काल हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, अभी भी उसका खतरा नहीं टला है, लेकिन ऐसे में ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है समिति की। बिल्कुल निश्चित रूप से स्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति एक बेहद अहम बैठक होती है और हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है, हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है कि हम प्रत्येक 3 माह के अंदर, जैसा कि सूर्यकांत जी ने बताया, कि निश्चित रूप से हमारा एक कार्य संस्कृति जो बनी हुई है 3 माह के अंदर होती है हमारी कार्य समिति की बैठक। और उसमें हम आगामी कार्यक्रम हमारे संगठनात्मक जो होते हैं उसके निमित्त चर्चा भी करते हैं, उसको कैसे विस्तार देंगे, किस प्रकार से उसको जमीन पर उतारने की दिशा में काम करेंगे, सारी चर्चा और विचार विमर्श उसमें होता है। जैसा कोरोना काल को देखते हुए बैठक में विलंब हुआ, वो हम सब जानते हैं कि कोरोना की वैश्विक महामारी से हम सब लोग जूझ रहे थे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज के अंदर किस प्रकार की भूमिका रखी है, आप हम सबके माध्यम से और आपके माध्यम से जनता को भी पता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता की सेवा में वहां पर उपलब्ध रहे, काम किया, वो सारे विषयों पे भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और आगामी दिनों में भी जब जहां जैसी आवश्यकता जनता के बीच रहेगी, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक प्रभावी भूमिका हो, उस दिशा में कैसे अच्छा काम किया जा सके जन सामान्य को राहत देने के लिए, उस निमित्त सारे विचार विमर्श और मंथन बैठक में होगा। बिल्कुल। राकेश जी क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर, क्योंकि लंबे समय के बाद हो रही है और आप हम सभी जानते हैं कि कोरोना में जो स्थितियां देखी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की बैठक अब अहम हो चली थी। लेकिन अगर बात की जाए सत्र की, तो विपक्ष की स्थिति पर भी इसमें चर्चा होने वाली कि विपक्ष की प्रदेश में स्थिति है क्या। सारी सरकार, सारे मंत्री लगने के बाद भी दमोह की सीट क्यों हारे, वो एक चर्चा का विषय एजेंडा में रहेगा कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके रहते हुए अगर एक सीट हम हार सकते हैं तो आने वाला चुनाव कैसे जीतेंगे, ये बहुत बड़ा विषय, इस पे चर्चा होगी। दूसरा विषय तो स्वयं सिंधिया जी ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कल नरोत्तम मिश्रा जी के साथ अलग मीटिंग करी है, आज ही शायद मुलाकात की है। अब सवाल ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जो दौड़ शुरू हो गई है, उसमें सिंधिया जी और नरोत्तम जी एक हो गए हैं। उनके लगभग 150 से ज्यादा लोग कार्यकारिणी में आ चुके हैं, उनसे भी परिचय होना है क्योंकि वो मूलतः कांग्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार तो समझते नहीं है। अब उनको सीखना पड़ेंगे, तो उसके लिए भी एक कार्य योजना बनाना पड़ेगी कि 150 से ज्यादा लोगों को कैसे सिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या संस्कार थे। वो रानी लक्ष्मीबाई को आदर्श मानती है, लेकिन ये 150 लोग नहीं मानते हैं, इनके नेता भी नहीं मानते हैं, वो भी सिखाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेके जो इनके राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आए हुए हैं, मुरलीधर जी, शिव प्रकाश जी, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ किस गुट के नेता से बात करना है। 3-4 गुट ऐसे बने हुए हैं अलग अलग, जो एक दूसरे को मीटिंग के पहले ही मीटिंग कर चुके हैं कि क्या एजेंडा जाना चाहिए। सीएम साहब खुद लगे हैं अपने आप को बचाने में, नरोत्तम जी खुद सीएम बनाने के लिए लगे हुए हैं, सिंधिया जी नरोत्तम जी के साथ हैं, बाकी टीम शिवराज जी के साथ है, कैलाश जी अपनी
अलग चला रहे हैं। तो ऐसा एक रणनीति सबकी बन गई है कि किस दिशा में जाना है, कहां से करना है। मुद्दा एक ही है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना है। लेकिन विपक्ष की स्थिति भी तो इतनी अच्छी नहीं है ना सर। के बाद विपक्ष की स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी ना। विपक्ष की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष की स्थिति तो बीजेपी देखे ना, विपक्ष ने जो रोल निभाया उसके कारण ही तो बीजेपी की स्थिति हो गई है कि दमोह सीट हारे हैं। कोरोना काल में असफल हुए इसलिए दमोह सीट हारे हैं, ये सब तो देखा ही है। तो विपक्ष की चिंता वो जितनी चाहे करें, लेकिन विपक्ष तो पूरी ताकत से सामने है, जनता के साथ है, वो जनता के साथ काम कर रहा है। अगर शिवराज सरकार ने बहुत अच्छा काम करा होता तो इतने मंत्री मिलकर एक सीट तो जीत सकते थे ना, वो कैसे हार गए? तो ये तो रिजल्ट सामने है। इसका जवाब महेश जी से ले लेते हैं। महेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये आरोप बार बार विपक्ष अब लगा रहा है कि सीएम की दौड़ को लेकर जो है वो अब जो है लड़ाई शुरू हो रही है, उस पर चर्चाएं शुरू हो रही हैं, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और इस बार की भी जो बैठक है कार्य समिति की उसमें भी इस विषय पर जरूर चर्चा होने वाली है। क्या कहेंगे राकेश जी की बातों का आप? स्मिता जी, जिन्होंने केवल गुटबाजी, उधेड़पन और संगठन का इस प्रकार का ताना बाना देखा हो, उनसे इसी प्रकार के आरोपों की अपेक्षा है। इनको मालूम नहीं कि परिवार भाव क्या होता है। परिवारवाद तो उनको पता है, क्योंकि राहुल जी के नेतृत्व में इन्होंने केवल परिवारवाद देखा है, इनको परिवार भाव नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव के साथ संगठन के कार्यकर्ता काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राकेश जी धैर्यपूर्वक सुनिए, जरा सुनिए। ये राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री मत चलाइए, राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री मत चलाइए। क्या शांति से सुनना सीखिए, शांति से सुनना सीखिए। ये ऐसे लोगों से मैं वार्तालाप नहीं करता हूँ। शांति से सुनना सीखिए मिस्टर यादव, अमित शाह शांति से सुनना सीखिए मिस्टर यादव। राकेश जी जरा सुन लेते हैं ना। शांति से सुनना सीखिए मिस्टर यादव। ये तरीका नहीं है राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री चलाने का। लक्ष्मीबाई की जय नहीं बोल, राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री मत चलाइए। ये राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री मत चलाइए मिस्टर यादव। सांसद केपी यादव बोलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री बंद करो मिस्टर यादव। मिस्टर यादव पहले पढ़ लिख के आया करो, पहले पढ़ लिख के आया करो। ये कमलनाथ का कपट यहाँ नहीं चलेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। ये कमलनाथ का कपट मत चलाओ। क्या कह रहे हैं, बीजेपी का पक्ष भी सुन लेते हैं ना जरा। ये कमलनाथ का कपट मत चलाओ। देखिए स्मिता जी, मुझे लगता है सिंधिया जी का कपट चलाएं, रानी लक्ष्मी। अरे कमलनाथ का कपट मत चलाओ मिस्टर यादव। अब अपमान करने लग गए। गजब की भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। मिस्टर यादव सुनना सीखो, धैर्यपूर्वक सुनना सीखो। क्या आपके गजब करा आपने, बताइए आपको। मिस्टर यादव सुनना सीखेंगे, सुनना सीखा है, धैर्यपूर्वक सुनना सीखा है। सुन लेते हैं, बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं। सुनना सीखा है, उनके कान पक गए। देखिए, अरे झूठ की फैक्ट्री कौन चला रहा है ये तो पूरा देश जानता है। जो श्रीमान राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलकर माफी मांगना पड़ती है जिनको, वो झूठ की फैक्ट्री कौन चला रहा है ये तो पूरा देश जानता है। स्मिता जी, मुझे लगता है आपको गेस्ट बड़ा सिलेक्शन करना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ उस समय बीच में कोई बोले ना। चलिए राकेश जी जरा सुन लेते हैं। सर सुन लेते हैं ना, आपकी बात भी उन्होंने सुनी। अब जरा आपने जो बात मैं धैर्यपूर्वक इनकी बात को सुन रहा था। बोलिए महेश जी, बोलिए। देखिए, मैं धैर्यपूर्वक इनकी बात को सुन रहा था और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका ध्यान रखेंगे आगे से। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक बिखराव की ओर है। कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व के संकट से जूझ रही है और ये हम पे आरोप लगाने का काम करते हैं। इनको ये समझना पड़ेगा कि ना राहुल गांधी के नेतृत्व में कमलनाथ की आस्था है, ना राहुल गांधी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह की आस्था है। सारे लोग कंफ्यूजन की स्थिति में है। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम करना, कोरोना काल में सेवा करने की जगह केवल और केवल झूठ बोलना, जनता को भ्रमित करना, इस प्रकार के जो जिन लोगों ने पाप किए हों उनको तो बचना चाहिए। जनता से माफी मांगनी चाहिए देश की। किस प्रकार की ये लोग बात कर रहे हैं आज हमारी कार्य समिति या किसी विषय पर, इनको बोलने का अधिकार है क्या? ये हमारा आंतरिक विषय है कि हमारी कार्य पद्धति क्या है। इनकी कार्य पद्धति और कार्य संस्कृति तो देश ने देख रखी है। जब इनकी कार्य समिति होती है या इनकी कोई बैठक होती है तो जब तक 2-4 नेताओं के कुर्ते ना फटे तब तक वो बैठक संपूर्ण नहीं होती। ये इनकी कार्य संस्कृति है, ये इनकी कार्य पद्धति है। ये लोग क्या बात करेंगे हमारे ऊपर, ये किस प्रकार से आरोप लगाने का बात करेंगे ऊपर से। जिस प्रकार की इनकी कार्य संस्कृति और कार्य पद्धति है उसी के कारण जनता ने इनको नकार दिया है और आगे भी
जिस प्रकार से इन्होंने पूरे कोरोना कालखंड में जनता को भ्रमित करने का पाप किया है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ठीक। राजेश जी जल्दी से इसका जवाब, क्योंकि इसके बाद में जाऊंगी सूर्यकांत जी के पास में। जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये इन्होंने चुनावी भाषण दिया है, ये बोल रहे हैं गैस सिलेक्ट करके बुलाया कीजिए। आप खुद तो सच बोलना सीख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यादव जी पहले आप डिसिप्लिन सीखिए, डिबेट का एक डिसिप्लिन होता है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था और आपने जिस प्रकार से इंटरप्ट किया, संगठन का चरित्र उजागर हुआ है। आवाज में इतना दम नहीं है क्योंकि सच नहीं है। यादव जी आपके संगठन का चरित्र आपने उजागर कर दिया है। एक राजा की गुलामी करते हो, एक महाराजा की गुलामी करते हो। आप एक परिवार की गुलामी कब तक करेंगे? एक ही परिवार की गुलामी करते करते थक नहीं गए अभी तक? मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है कि रानी श्रीमान पप्पू गांधी की गुलामी कब तक करेंगे आप लोग? जो दुआई देते थे महिलाओं की, राहुल गांधी की गुलामी कब तक करेंगे आप लोग? धोखेबाज है वो, राजा के चरण छू रहे हैं, राजा का बैग उठा के घूम रहे हैं, वो महाराजा का क्या तो हाल है भारतीय जनता पार्टी को। ये संस्कार की बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने देश को आजादी से लेकर आज तक जो चलाया, भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में बर्बाद कर दिया है। आपकी बैठकों में लगातार जब आपके नेताओं के कुर्ते फटते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दो नेताओं के कुर्ते फटते हुए जनता ने देखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया के माध्यम से जनता ने देखा है। 2 ही लोग काफी हैं और 2 ही लोगों की प्राइवेट लिमिटेड है भारतीय जनता पार्टी। आज में आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सीताराम केसरी के कुर्ते फाड़ के बाहर किया था, भूल गए? जिनके मेहमान है शिवराज जी, जैसे प्रधानमंत्री को आपने उनके शव को अपमानित करने का पाप श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। कार्य समिति की नोटंकी का, तो इसमें तो सिर्फ एक यही चिंतन है कि जो 150 से ज्यादा कांग्रेसी आ गए हैं, उनको कैसे एडजस्ट करना है निगम मंडल का मंडल में, उसके लिए प्रयास जारी है। अपने घर की चिंता करिए, भारत बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी उनसे भी चर्चा में जरा सुन लेते हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वो हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार सुन, ठीक है राकेश जी, ठीक है ना? तो आपको तो यूं भी आगे कांग्रेसियों के पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहना है। काहे की विचारधारा बच्ची आपकी समाप्त हो गई है। ठीक, जवाब लूंगी, आपकी इस बात का जवाब लूंगी। सूर्यकांत जी, बेहद अहम बैठक है, क्योंकि विपक्ष की स्थिति भी इन्हें इस समय देखनी है। हमें पता है कि उपचुनाव भी आ रहा है, चुनाव का भी माहौल बनने जा रहा है, कोविड से भी हमें लड़ना है। ऐसे में बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि जो स्थितियां इतने लंबे समय के बाद हमने देखी हैं, बैठक जहाँ 3 महीने बाद होनी चाहिए थी हमेशा, वो आज 3 साल के बाद हो रही है। तो बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर हैं, नई टीम का गठन हुआ है। ऐसे में कैसे इन तमाम चीजों को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि टिप्स भी तो यहाँ दिए जाएंगे कि किस तरह से आपको आगे काम करना है, जनता के बीच में आपको कैसे जाना है। जी स्मिता जी, मुझसे जी सूर्यकांत सर, आपसे। देखिए स्मिता जी, ऐसा है कि टीम बीडीए के गठन के बाद यह पहली बैठक है और उस टीम में लगभग युवा चेहरे ज्यादा हैं। तो युवा चेहरों को इस बैठक में मार्गदर्शन भी मिलेगा और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से उन्हें समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कदम उठाने हैं। तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी, कोरोना पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कोरोना का अभी संकट टला नहीं है पूरी तरह से। जिस तरह से विशेषज्ञ और सरकार की तरफ से बात आ रही है कि तीसरी लहर की संभावना बनी हुई, तो निश्चित रूप से उस पर भी चर्चा होगी। और रही बात जिस तरह से गुटबाजी की कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी चले हैं, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति राजनीति में आता है या किसी भी क्षेत्र में जाता है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और वो अपने आप को उस क्षेत्र में सीट पर देखना चाहता है। तो गुटबाजी भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है। इसलिए एक दूसरे पर जो लोग आरोप लगाते हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग, उन्हें निश्चित रूप से पहले आरोप प्रत्यारोप करने के पहले स्वयं के संगठन में झांककर जरूर देखना चाहिए। और रही बात इस कार्य समिति की बैठक में, तो जो 3 दिन कार्य समिति की बैठक चलेगी, इसमें तमाम प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। यह प्रस्ताव संगठन और सरकार की मंशा को जाहिर करते हैं। तो मुझे लगता है एक प्रस्ताव कोरोना पर भी आएगा, एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा, कृषि पर भी प्रस्ताव आएगा। तो मुझे लगता है इस तरह के 3-4 प्रस्ताव निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, जिसमें सत्ता और संगठन की क्या नीति रहने वाली है आगे और किन क्षेत्रों को लेकर क्या सोचती है, उसके बारे में भी सबको खासतौर पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को एक संदेश देने का काम किया जाएगा और उसके माध्यम से आम जनता को भी पता लगेगा कि इसकी नीति और नीति किन क्षेत्रों में क्या क्या रहने वाली है। तो तमाम जो प्रस्ताव आएंगे उनसे यही पता लगेगा। और रही बात, मुझे लगता है कि अभी जल्दी मध्य प्रदेश में
जी। 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव उपचुनाव भी होना है, तो उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा नगरीय निकायों के चुनाव होना है, पंचायत स्तर के चुनाव होना है, तो हो सकता है कि इन सारे के सारे मामलों पर भी चर्चा की जाए और पार्टी में निश्चित रूप से उसको लेके क्या निचोड़ सामने आता है वो भी देखने वाली बात होगी। जी बताइए। बिल्कुल महेश जी, देखिए बेहद अहम बैठक है। पहले सत्र में तो संबोधन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, उसके बाद में शोक प्रस्ताव जो है कोविड में जिन लोगों की मौत हुई, मृत्यु हुई है, उनके लिए शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन दूसरा सत्र बेहद अहम है, राजनीतिक प्रस्ताव इस पर आना है। बीजेपी की जो नई टीम गठित हुई है उसको भी तमाम चीजें सिखानी है, क्योंकि अगर देखें तो उपचुनाव नजदीक है और नई टीम है जो जिस तरह का व्यवहार बीजेपी में रहा है, जिस तरह से उसका कल्चर काम करने का रहा है, ये नई टीम को आपको बताना पड़ेगा और जनता के बीच में आपको जाना है। बड़ी चुनौती है, कोरोना क्योंकि खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इन तमाम चीजों को कैसे देखा जाएगा? राजनीतिक प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है और इस बार भी रहेगा। कोरोना काल हो उसको देखते हुए सारे विषय जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनहित से जुड़े हुए हैं, उनको निर्धारित कर हम राजनीतिक प्रस्ताव भी उसमें प्रस्तुत करेंगे और वरिष्ठ नेताओं का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और मार्गदर्शन के अनुसार कैसे किस प्रकार से नीचे तक काम को उतारना है, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारा पदाधिकारी नीचे तक जाके काम करेगा। आपको लगता है जो नई टीम का गठन हुआ है, जो नए लोग आए हैं, जो लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं, उनके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हो सकती हैं इस समय? नहीं, किसी प्रकार की कोई चुनौती जैसी स्थिति नहीं है स्मिता जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की परंपरा है। हम प्रत्येक समय अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण का एक लगातार कार्यक्रम चलाते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हम निरंतर जो है अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति, कार्य पद्धति से उनको अवगत कराते हैं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करती है। ये सारे विषय हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं और हमारे जो नए साथी जुड़े हैं निश्चित रूप से उनको भी प्रशिक्षित कर हमारी जो कार्य समिति में निर्णय होंगे उसको नीचे कैसे उतारना है उसी दिशा में उनको प्रशिक्षित कर आगे कार्य पद्धति के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक, राकेश जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष पर भी चर्चा की जाएगी, विपक्ष की जो स्थितियां हैं, बीजेपी की जो स्थितियां प्रदेश में हैं, क्योंकि नई टीम है, उन्हें सिखाना तो पड़ेगा, उन्हें इतनी टिप्स तो देनी पड़ेंगी कि आपको जनता के बीच जाके कैसे किस तरह का व्यवहार रखना है और बेहतर तरीके से, और साथ ही विपक्ष को किस तरह से आपको जो है उसका सामना भी करना है। तो विपक्ष की क्या तैयारियां हो सकती हैं इस बैठक के बाद? क्योंकि क्या विपक्ष भी इसके बाद में कोई बैठक करेगा? देखिए, हमारा तो एक सवाल रहेगा कि किसी भी हंडी से एक चावल निकाल के देख लेते हैं कि कितने संस्कार उसने बीजेपी के सीखे हैं और कितनी प्रशिक्षण बीजेपी की इस 3 दिन की कार्यशाला में मिला है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रशिक्षण लेने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पे जाके माफी मांग लेते हैं कि जो गलती हुई थी उसके लिए मुझे माफ करो, परिवार से गलती हुई थी लेकिन अब मेरे मन में कोई मेल नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने मातृभूमि के लिए जान दी है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करा भाजपा का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो भाजपा ने सिंधिया जी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और अब उनको राष्ट्रवाद की बात नहीं करना चाहिए, ना ही राष्ट्रवाद के गाने गाना चाहिए, क्योंकि वो सिंधिया जी की वजह से अब झांसी की रानी का सम्मान नहीं करते। ये निश्चित हो जाएगा इन 3 दिन की मीटिंग के बाद। महेश जी, जिन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का अपमान किया, उनके शव का अपमान किया हो या सिंधिया जी के मामले में एक लाइन नहीं बोल सकते, आपकी भैया एक लाइन सुनना सीखो। यादव जी ऐसे चलेगा नहीं, यादव जी ऐसे चलेगा नहीं, यादव जी ऐसे चलेगा नहीं, सुनना सीखना पड़ेगा यादव जी। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। यादव जी आपके प्रधानमंत्री नहीं मानते, पूर्व प्रधानमंत्री के शव को अपमानित करने वाले लोग हो, आप उनको प्रशिक्षण देंगे, को अपमानित करके फोटा फाड़ के बाहर करने वाले लोग हो, आप ये संस्कार हमें सिखाओ यार। की बातें ना करें, सीधा जवाब दें। आप सिंधिया जी को सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, सीधा सुनने की हिम्मत तो रखे। राहुल गांधी देश से माफी मांगे, प्रदेश की जनता राहुल गांधी देश से माफी मांगे, भाजपा के संस्कार ग्रहण करें। वो नेशनल हेराल्ड के जो चोर रहे हैं उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। ये सब कुछ बेच दी सत्ता की दलाली में, पैसे में सब कुछ बिक गया है। वही कह रहा हूँ, देश से माफी तो कांग्रेस के नेताओं को मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आज ही बाहर हो जाएंगे अपने पद से। समय जो है वो इतनी हिम्मत नहीं है, कौन सी भारतीय जनता पार्टी है? सिंधिया जी
बिना विवाद के देश एक के छोटा सा गद्दारों की है। कंक्लूजन, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, मुझे बाकी दो गैस से भी कंक्लूजन लेना है, तो आप एक छोटा सा अपना रिव्यू दें मुझे इस पर। विपक्ष अपनी स्थिति और मजबूत करेगा इस बैठक के बाद? निश्चित तौर पर विपक्ष पूरी ताकत से अभी आने वाले तीनों सीट के चुनाव और एक लोकसभा के चुनाव, चारों सीट कांग्रेस जीतेगी। ठीक। और निश्चित तौर पर इस जीत के बाद बीजेपी की हालत और खराब मध्य प्रदेश में होना, इस तरह के नकली प्रशिक्षण से भारतीय जनता पार्टी ना तो पहले 18 में सत्ता में आई थी, ना आगे सत्ता में आएगी। चोर दरवाजे से सत्ता में काबिज हुए हैं, निश्चित तौर पर जनता बाहर करेगी। ठीक, महेश जी क्या कहेंगे, जल्दी से रिएक्शन छोटा सा। महेश जी, चलिए लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। सूर्यकांत जी, आपसे छोटा सा रिएक्शन जल्दी से इस पर कि कितनी मजबूत होगी इसके बाद बीजेपी की स्थितियां, और कितना ज्यादा बेहतर होगा आगे? देखिए स्मिता जी, इस कार्य समिति की बैठक के बाद जो निचोड़ निकलेगा उससे पार्टी की आगे क्या रणनीति रहने वाली है, पार्टी क्या कार्यक्रम करने वाली है, इन सारी चीजों का एक फोकस होगा और वो सामने आएगा। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को भी उसी तैयारी के साथ भाजपा का मुकाबला करना होगा, क्योंकि उपचुनाव तो ठीक है, लेकिन वो तमाम जनहितैषी मुद्दे जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस अभी उस तरह से विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही है जिस तरह की विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भाजपा सरकार तमाम मौकों पर करती रही। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होती थी, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया से लेकर संगठन के मुखिया तक सड़कों पर उतर जाया करते थे और तमाम तरह के आंदोलन खड़ा कर दिया करते थे। लेकिन कांग्रेस के ना तो कोई नेता इस तरह के आंदोलन खड़ा करता हुआ नजर आया और ना कांग्रेस के लोग ही नजर आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और सरकार और सत्तारूढ़ दल की जो संगठन है उसको मिलकर निश्चित रूप से जनहितैषी चीजों को आगे ले जाना चाहिए। और मुझे लगता है 3 दिवसीय कार्य समिति में यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि पार्टी और संगठन के अलावा सरकार की आगे क्या नीतियां रहने वाली हैं और क्या कदम उठाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश सिंह यादव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राकेश जी, महेश शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े थे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई टीम का मंथन शुरू हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधन देंगे, टिप्स देंगे। कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए शोक प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरा सत्र बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा, बीजेपी की जो स्थिति है उसे देखा जाएगा और साथ ही विपक्ष की जो स्थिति है उस पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही कोरोना को लेकर राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर किस तरह से काम किया गया और आगे किस तरह से काम करना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो नई टीम का मंथन बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन